हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन फार्मा। और हम आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, कैसे ये सब शुरू हुआ एंड वेरी इंपॉर्टेंट आईसीए जीसीपी गाइडलाइन, द डॉक्यूमेंट आई विल शो यू एंड द अमेंडमेंट्स. Amendment means whatever changes has been done in this guideline till now. And ऑल्सो हमने पिछली वीडियो में बात किया था आईसीए जीसीपी प्रिंसिपल्स के बारे में. नाउ जो कि अब 13 से 13 प्रिंसिपल से 11 प्रिंसिपल हो गए हैं. सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस और आपके पास आईसीए जीसीपी की प्रिंसिपल्स नहीं है तो गो चेक आउट दैट वीडियो पार्ट 2 ऑफ अवर फ्री क्लिनिकल रिसर्च कोर्स, जहां पे यू कैन गेट free PDF from us. So go and check out that video and find out how to find that free PDF on ICH-GCP. Now let's come to this video. In today's video also, you are going to get a PDF on the amendments. See what happens, अगर आप ऐसे गाइडलाइन पढ़ने जाएंगे जो कि बहुत लंबी है, तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना कि अमेंडमेंट्स क्या हैं, इसमें क्या चेंजेस हो गए हैं. Definitely, it is a very complicated task. जिसको I have made easy through this video. तो we'll talk about actually क्या changes हुए हैं, which is very important for interview purpose. क्योंकि जब भी कोई गाइडलाइन में चेंजेस होते हैं, और क्योंकि R3 डिवीजन 3 जो कि आईसीए जीसीपी में अभी रिसेंटली हुआ है, that definitely you should know, and this is one of the most important interview question. Okay. So by the end of this video, you can get even this PDF, free PDF on the amendments part. क्या changes हुए हैं from R1 to R2 and R2 to R3? Again, which is very important question. So please do watch this video till the end, where I have simplified this amendments for you in very easy language. Yes, so let's begin. So first of all, I want to tell you that कि ICA GCP गाइडलाइन क्या है. ठीक है, तो ICA GCP जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ICA GCP इज लाइक अ बाइबल. अगर आप ICA GCP गाइडलाइन जो पीडीएफ है ना उसको पढ़ लेते हैं, लेट मी टेल यू दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द इंटरव्यू एट अ फ्रेशर लेवल. बट होता क्या है कि ये जो गाइडलाइन के अंदर चीजें दी होती है ना, वो इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं दी रहती. दैट्स व्हाई मैंने ये उसमें से पढ़ के एंड देन आई हैव मेड दिस इजी फॉर यू. सो वंस अगेन प्लीज डू वॉच टिल द एंड. एंड फिर से मैं ये बोलना चाहूंगी, प्लीज गाइस डोंट जज मी कि देख के पढ़ रही हैं. डेफिनेटली यू कांट रिमेंबर ईच एंड एवरी, राइट. तो अमेंडमेंट पार्ट्स बताने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू एक्चुअली द आई वुड लाइक टू शो यू the guideline part. Okay, so just guideline की जो पूरी PDF है, I hope you all can see this. Now देखिए, वैसे तो ये बाइबल है ICA GCP की जो गाइडलाइन की जो PDF है, this is the Bible, okay, for clinical research candidates और जॉब के लिए, for everything. Even when you are in job, then also you have to refer this document each and every time. But this document is really a lengthy document. Okay, so if I see this ICA GCP guideline, now आप लोग सोचोगे कहाँ से PDF मिलेगी? You can go to ICH website. There you can find this ICA GCP latest one, that is the revision. Okay, so इसके अंदर बहुत सारे pages हैं. Definitely you can't go through each and every page, right? You can see how big this guideline is. Introduction part, principles, Annex 1, investigator role. Yes. स्पॉन्सर का क्या रोल होता है क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है. उसके बाद डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा गवर्नेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर एंड स्पॉन्सर. देन इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर क्या होता है. तो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए. और ये काफी लंबी गाइडलाइन है, तो हम हर एक चीज तो नहीं देख सकते, बट लेट्स सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गाइडलाइन आप डाउनलोड करके रख लो आईसीएच की वेबसाइट से. 100% ऑथेंटिक पीडीएफ है, और लेटेस्ट रिवीजन वाला गाइडलाइन जो है उसको डाउनलोड करो. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गाइडलाइन फॉर जीसीपी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस. दिस इज E6R3 रिवीजन. तो पहले तो ये देखते हैं कि रिवीजन कब हुए हैं. यू कैन सी हियर, सी R means revision. तो अब तक 3 रिवीजन हो चुके हैं, R1, R2, R3. The latest is the revision 3.
R1 अगर आप देखेंगे वो हुआ 1996 में, रिवीजन 2 केम इन 2016 और अब जो रिवीजन 3 है लेटेस्ट वो है आपका जनवरी 2020। राइट गाइस, तो ये तो है कब क्या रिवीजन हुए, ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं आप तक कितने रिवीजन आ चुके हैं, कब कौन सा रिवीजन हुआ, लेटेस्ट रिवीजन R3 कब, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं। तो मैं R2 से R3 में जो भी चेंजेस अमेंडमेंट्स हुए हैं वो बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द अमेंडमेंट्स फ्रॉम रिवीजन 1 टू रिवीजन 2, ये भी आपको याद रखना है बिकॉज दिस कुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज। ओके, सो तो 5 चेंजेस हुए थे R1 से R2 में। पहला था उसमें रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग को ऐड किया हुआ। तो जो रिवीजन 2 है दैट encourages a risk based approach to monitoring clinical trials, where data is reviewed based on identified risk rather than routine full data review. तो एक रूटीन फुल डेटा रिव्यू जो होता है उसके अलावा हमें रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग भी करनी है, ऐसा R2 में एडिशन हुआ। उसके अलावा R2 में जो एडिशन हुआ था वो था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज QMS। इसके हिसाब से एक रोबस्ट QMS सिस्टम होना चाहिए इज रिक्वायर्ड व्हिच इंक्लूड्स डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग डेटा। थर्ड जो चीज ऐड हुई R1 से R2 में वो था इन्वेस्टिगेटिव ओवरसाइट। ओके, सो इंक्रीज एम्फेसिस ऑन द इन्वेस्टिगेटर रिस्पांसिबिलिटी, okay, so that the investigator can actively oversee the trial conduct and manage any issue that arises. Fourth one was data integrity, clear guideline on data handling practices to ensure data accuracy and reliability. तो डेटा के ऊपर बहुत फोकस आया, डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत फोकस आया, and then root cause analysis and CAPA. So CAPA is nothing, CAPA is corrective and preventive action full form. So there was a requirement to perform root cause analysis for any non-compliance issue and implement CAPA, that is corrective and preventive action. इसका मतलब जो भी if any non-compliance हो रहा है जो भी क्लिनिकल ट्रायल में या मे बी एरर हो रही है, उनका एक रूट कॉज एनालिसिस करना है, ओके, RCA करना है, रूट कॉज तक जाना है, देन द एरर पता चलने के बाद, रूट कॉज पता चलने के बाद फिर एक प्लान बनाना है, दैट इज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सो दैट द सेम काइंड ऑफ एरर कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर। तो ये 5 पॉइंट थे जो R1 से R2 में गए, ठीक है। रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेस्टिगेटर ओवरसाइट, डेटा इंटीग्रिटी, रूट एनालिसिस एंड रूट कॉज एनालिसिस एंड का, ओके, एंड नो नीड टू वरी, ये डॉक्यूमेंट we are going to provide you in the form of PDF, and for that you have to comment in the comment section amendments. Just type amendments in the comment section and we will provide you short concise note on the amendments which happened from R1 to R2 and very recent R2 to R3. So now let's understand what amendments happened from R2 to R3, which is very important interview question once again, क्योंकि ये रिसेंट में चेंज हुआ है तो ये तो आपसे पूछेंगे। पहला चेंज है अडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी। एज वी ऑल नो दैट ऑटोमेशन आने वाला है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो कंसिडरिंग दोस थिंग्स R2 से R3 के अमेंडमेंट में ये हुआ कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ऑल द पीपल हु आर वर्किंग दे शुड बी अडेप्टेबल टू न्यू टेक्नोलॉजीज। So these guidelines encourage the use of decentralized trials, remote monitoring कर सके, electronic informed consent हो पाए और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सके, मीन्स कम से कम चीजें मैनुअल, राइट। तो पहला ये है। दूसरा है रिस्क बेस्ड अप्रोच, दैट देयर शुड बी अ स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, ओके। देन क्वालिटी बाय डिजाइन, इसका मतलब है इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन प्रिंसिपल to proactively design and manage trial quality throughout the process, okay, so that पूरा डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए और ये डिजाइन एडवांस में बनना चाहिए सो दैट प्रोएक्टिव चीजें हो सके, प्रोएक्टिव डिजाइन मिल पाए, प्रोएक्टिव एक
ट्रायल की क्वालिटी पता चल पाए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ओवरऑल क्वालिटी पे फोकस ज्यादा है R2 से R3। See, quality always was a focus and will remain a focus, but yeah, R2 से R3 में उसमें क्वालिटी बाय डिजाइन के ऊपर एम्फेसिस किया गया। Then enhance participant focus, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, क्योंकि सी क्लिनिकल ट्रायल में जब पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे, जब सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, पेशेंट नहीं होंगे, हम तो क्लिनिकल ट्रायल कर ही नहीं। तो as medical science advance, we need patient, participant, subject to take part in clinical trial, right? So अब there is a great consideration of participant perspectives in trial design and conduct, and including clear communication and engaging strategy. तो बोल रहे हैं कि अब जो भी ट्रायल डिजाइन, जो भी ट्रायल कंडक्ट की जो प्लानिंग होगी उसमें पार्टिसिपेंट, पेशेंट और सब्जेक्ट का भी पर्सपेक्टिव ऐड करना है, and there should be clear communication and engagement strategy. क्यों किया जा रहा है? So that we can retain the patient subject throughout the clinical trial, and there should be equal involvement from the participant end also. Very important, there should be clear roles and responsibility for each and every role, like a sponsor, investigators, CROs, and other service providers to ensure transparency and accountability. Okay, so that कोई भी मिसहैप ना हो, कोई भी वायलेशन ना हो, इसको देखते हुए there should be clear roles and responsibility for each and every man. And last is data governance. So there should be strengthened requirements for data integrity and traceability throughout the data lifecycle. So that is the data governance. तो 5 चीजें थी R1 से R2 का जो प्रिविजन आया, उसके बाद जो R2 से R3 का जो अमेंडमेंट आया उसमें 6 चीजों पे फोकस किया। प्लीज ये आपको याद करना है, ओके? Understand this and please then memorize also. Anyhow, we are going to share the PDF with you, for which you have to comment amendments. Okay, so we'll provide you this PDF, which is very easy to understand, very easy to learn, and very important. Now next आते हैं very important point is history of clinical trial. Again, this is a very important interview question, but let me tell you कि आप सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, राइट? हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स की हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना याद करें, क्या याद? सी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू कांट गिव 100%। मींस ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपने सारे आंसर्स दे दिए। तो इस केस में होता है जब इंटरव्यूअर और ज्यादा आपसे क्वेश्चन ना पूछे, राइट? और मे बी इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा बेसिक पूछे। Otherwise, if you are answering good, interviewer भी और deep जाता रहता है, and see we can understand कि बहुत deep आप याद नहीं रख सकते। But yes, history में बहुत सारी चीजें हैं, history of clinical trial में बहुत सारी चीजें हैं, but yeah, what is important for the interview point of view, जितना आप याद रख सके वो मैं आपको बता रही हूँ। Otherwise, जब आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन है वो है हु इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? यस, द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज जेम्स लिंड। ओके, तो ही इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। जेम्स लिंड के ट्रायल करने से पहले भी कुछ ट्रायल हुए हैं, नो नीड टू रिमेंबर दैट। लेट्स जंप ऑन टू दिस जेम्स लिंड एरा. So James Lind is considered the first physician to have conducted a controlled clinical trial of the modern era, जो कि 70s के टाइम पे उन्होंने किया, 1716 और 1719. Okay, and James Lind is father of clinical trials, that we need to remember, and he conducted the first controlled clinical trial while working as a surgeon on a ship. He was appalled by the high mortality of scurvy amongst the sailors. So James Lind planned a comparative trial of most promising cure for scurvy. So that was James Lind era. उसके पहले भी कुछ चीजें हुई, but आप इतना ही याद रखो। दूसरी चीज you need to remember is, see James Lind के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई. You can't remember each and everything. But yeah, two more important thing is Nuremberg Code and Declaration of. ये दो चीजें आप याद कर लो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हिस्ट्री में मैं इतना ही बोलूंगी कि इफ यू रिमेम्बर हु इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, देन जेम्स लिन ने कौन सा क्लिनिकल ट्रायल किया, स्पर्वी के ऊपर किया, किस टाइम पे किया, ये याद रखो। उसके बाद बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं, यू नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन कम टू न्यूरमबर्ग कोड इमीडिएटली। सो न्यूरमबर्ग कोड है बात 90s की, जेम्स लिंड वाली बात थी 1700 वाली, न्यूरमबर्ग कोड की बात है 1900 वाली। सो न्यूरमबर्ग कोड is nothing, it is a set of ethical research principles for human experimentation created by Code in US and one of the subsequent Nuremberg trials that were held after the Second World War. Second World War की बात है न्यूरमबर्ग कोड। और थोड़ा बहुत you can Google also the background, but if you just remember इसमें क्या हुआ, kind of a story, okay? So in 1942, by 1942, Nazi party included more than 3,800 German physicians who helped carry out medical programs such as sterilization. Okay, so after World War II, a series of trials were held to hold members of Nazi party responsible for multitude of war crimes. And the trials were approved by President Harry Truman and on 2 May 1945. And these were led by the United States, Great Britain, and Soviet Union. Okay, so this is a little bit background of Nuremberg Code. Please, little Google, just see the story what was there in Nuremberg. Okay, and next important in history is Declaration of Helsinki. तो ICH-GCP का जो पहला प्रिंसिपल है उसमें Declaration of Helsinki भी मेंशन है। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का क्या है? सी पहला ये समझो कि हेलसिंकी ना एक प्लेस का नाम है, दैट इज इन फिनलैंड। ओके, सो ये डिक्लेरेशन जो हुई थी, ये जो डॉक्यूमेंट बना था, ये हेलसिंकी में बना था, व्हिच इज अ प्लेस इन फिनलैंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। So Declaration of Helsinki is again a set of ethical principles regarding human experimentation which was developed originally in 1964 for the medical community by World Medical Association, that is WME, and it is widely regarded as the cornerstone document on human research ethics. So जब आपको ethical ethical history और clinical trial की history के बारे में पूछा जाए, so you can mention Declaration of Helsinki. Because now it is widely used and it is a cornerstone document for human research. Again, history background यही है कि the declaration was originally adopted in June 1964 in Helsinki, Finland. So that's why this is Declaration of Helsinki, and it is an important document in the history of research ethics, and it is the first significant effort of the medical community to regulate research. Yes. थोड़ा बहुत इसमें आप बेसिक प्रिंसिपल्स कर सकते हैं, बट द आइडिया इज कि आपको एक बेस पता होना चाहिए। इससे ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड आप सब कुछ याद भी कर सकते। ठीक है, तो ICH-GCP प्रिंसिपल का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आप ICH से डाउनलोड कर लो। ये याद कर लो कि रिवीजन 1 कब हुआ, 2 कब हुआ, 3 कब। उसके बाद आप अमेंडमेंट्स याद कर लो कि R1 से R2 में क्या अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स थे, एंड R2 से R3 में क्या अमेंडमेंट हुए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और फिर अगर हम हिस्ट्री में आए तो हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में ये याद कर लो कि हु इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जेम्स लिंड। जेम्स लिंड ने किया क्या, स्कर्वी का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद आप आ सकते हैं न्यूरमबर्ग कोड में सीधे, हालांकि उसके बीच में बहुत सारी चीजें थी, यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। एंड न्यूरमबर्ग कोड के बाद यू कैन कम टू डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि हमारे ICH-GCP प्रिंसिपल्स में मेंशन है। So guys, this is all about this video where I mentioned 3 important things. I'm going to just summarize it. ICH-GCP principal PDF I showed you. उसमें आपको ये याद करना है R1, R2, R3 रिविजन कब किस डेट में हुए। देन अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं, R1 से R2 में क्या हुआ, R2 से R3 में क्या हुआ, एंड देन हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 चीजें हैं। जेम्स लिंड के इरा में क्या था, हु इज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, and Nuremberg Code क्या है, and Declaration of Helsinki. Okay, so once again, if you want the amendment documents from R1 to R2 and R2 to R3 in a very concise manner, जो कि आप आसानी से याद कर लो, आसानी से समझ सको, then please do comment
amendments in the comment section and we will provide you the entire thing. So that's all about this video. That is the part 3 free clinical research course. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें और भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं. So till the time I come again, till that time, next time, till then, have a nice day. Bye.